गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। 10 रोज से जारी हड़ताल फौरी खत्म करने का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन मलिक शहजाद ने कहा, हुकूमत ने जो वादे किए उस बुनियाद पर हड़ताल खत्म कर रहे हैं। हमारे तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से कराची बंदरगाह पर काम बुरी तरह मुतासिर था। पाकिस्तान ने भारत को जो मुक्का मारा वो मोदी कयामत तक नहीं भूलेगा। अफवाज पाकिस्तान ने 6 से 10 मई तक मोदी सरकार को तारीखी सबक सिखाया। आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम में इजाफा हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में लैपटॉप तकरीब से खिताब। कहा, दिल्ली से मुंबई और बंगाल से गुजरात तक भारत ये शिकस्त नहीं भूलेगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम गयूर और बहादुर है। दहशतगर्दों के खिलाफ अवाम ने जानों के नजराने पेश किए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बदौलत मुल्क में अमन कायम हुआ। पंजाब जैसा निजाम कराची में होना चाहिए। लाहौर इस्लामाबाद में भत्ता नहीं तो कराची में क्यों? मोहसिन नकवी भत्ताखोरी में मुलविस मुल्जिमान को लेने ईरान चलें, हम साथ जाने के लिए तैयार हैं। आबाद ने वफाकी वजीर दाखिला को बड़ी पेशकश कर दी। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भत्ताखोर रकम की मुंतकली के लिए अपने बैंक अकाउंट नंबर्स दे रहे हैं। भत्ता किस्तों पर भी लिया जा रहा है। हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अपील करते हैं कि अब बहुत हो गया, हम बेबस हैं। इन भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई करें। 15 जनवरी तक कार्रवाई ना हुई तो कारोबार बंद कर देंगे। भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ मुसलमान खातून डॉक्टर का नकाब खींचने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डॉक्टर नुसरत के साथ वजीर आला बिहार के नामुनासिब रवैये पर एहतजाज। मुतासरा खातून डॉक्टर सदमे से दो चार, बिहार हुकूमत की मुलाजमत करने से इनकार। कहा, वजीर आला बिहार के नामुनासिब रवैये ने मुझे जहनी अजियत से दो चार किया। बिहार हुकूमत के साथ ऐसे माहौल में मुलाजमत नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह बखैर। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सामसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और जैसे आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ है, पूरा दिन भी आपके लिए अच्छा गुजरेगा। बिल्कुल। चलिए अपनी पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद 10 रोज से जारी हड़ताल खत्म करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन साथ ये भी कहा गया है कि अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो दोबारा मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल ने एक बार फिर से मुल्क की कमजोर मईशत पर दबाव बढ़ा दिया है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक सड़कों पर खड़ी गाड़ियां सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का मसला नहीं है, बल्कि सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर मफलूज हो रही है। हड़ताल के बायस कारखाने खाम माल के इंतजार में बंद रहे। बंदरगाहों पर तैयार माल रुका रहा और मार्केट्स तक तरसील न होने से कारोबार बंद होने के करीब भी पहुंच गया। हर गुजरते दिन के साथ अरबों रुपए का नुकसान हो रहा था, जिसका बोझ सिर्फ सनतकार नहीं बल्कि पूरी मईशत उठा रही थी। और तशवीशनाक पहलू ये भी है फैसल के बरामदात की तरसील भी मुतासिर हुई और ज़र मुबादला की आमद रुकने का भी खदशा बढ़ता जा रहा है। ऐसे वक्त में जब मईशत पहली दबाव का शिकार है, तवील हड़तालें मुल्क के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बनती चली जा रही हैं। अब सवाल ये बनता है कि ट्रांसपोर्टर्स के जो मुतालबात हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं है। रियासत बर वक्त मुदाखलत क्यों नहीं कर पाती है? मेयर कराची ने तो कहा है कि वादा वही करेंगे जो पूरा किया जा सके, लेकिन अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो क्या हड़ताल कार्ड दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा और पूरे मुआशी निज़ाम को ब्रेक लगा दिया जाएगा। इसी मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी खावर शकूर, आप जॉइंट सेक्रेटरी कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट हैं। खावर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए हुई, ख़त्म हो गई और मामला जो है वो अब ठीक हो गए, लेकिन अब इसमें सिचुएशन चौधरी साहब ये है कि आखिर वजूहात क्या बनी इसमें और क्या वो वादे थे जो किए गए जिसकी वजह से आप फिर पीछे हटे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छे सवालात आपने पूछे और मैं ये अपनी आवाम को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि जो वजूहात बनी हैं वो असल में शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे बनी। वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंडस्ट्री का दर्जा देने के लिए तैयार ही नहीं होती। बेशक हम रीढ़ की हड्डी का काम करते भी हैं और जब भी मुल्क के पाकिस्तान में कोई मुश्किल आती है तो हम अपने
पाक फौज के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कंधे के साथ कंधा मिला के ज़रूर खड़े होते हैं। हम अव्वल दस्ते के किरदार अदा करते हैं लेकिन मअज़रत के साथ हमें जो है हमेशा बैक फुट में रखा जाता है। जब ऐसी कोई मामलात होते हैं, जब कोई कानून वग़ैरह बनाया जाता है, तो हमें ना याद किया जाता है और राइट उसका खामियाज़ा जो है हमारी ट्रांसपोर्ट बरादरी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो वो उसको उठाना पड़ता है। राइट खान और साहब, ये बताइएगा कि अभी कोई मिडिल ग्राउंड क्रिएट हो पाया है आप लोगों के बीच? क्या मुतालबात हैं जो आपके मान लिए गए हैं? और अगर कोई आपको टाइमलाइन भी दी गई है कि जो भी आपके मुतालबात हैं इस टाइमलाइन तक पूरे कर दिए जाएंगे, तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी बड़े थे, उन्होंने हमारी जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की जो जंग है, वो हम्म, बाखूबी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान से लड़ी भी है हम्म, और उनको घुटने टेकने पे जो है वो मजबूर भी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें जो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक हम्म, वो तमाम शराइत जो है वो मानी गई, उसको सस्पेंड भी किया गया और 30 से 90 दिन के अंदर अंदर जो है कानून में इम्प्लीमेंट करने का हमें ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और वो जो कुछ चीज़ें जो हैं जो सुबह सिंध के हवाले से है, उन्होंने तो फौरी उन्होंने कहा कि आप हमसे लें और हड़ताल को कॉल ऑफ करें। हमने सही। उनको कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो वफाक से और जो सूबाए पंजाब से हमारे मुतालबात हैं, वो भी हमें तस्लीम करवाने में हमारी मदद की जाए। राइट राइट। तो क्या ये ब्रिज बनने के लिए सिंध हुकूमत तैयार है आपके लिए पंजाब हुकूमत के साथ? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिंध हुकूमत जो है वो ट्रांसपोर्टरों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती है और वो हमेशा ट्रांसपोर्टरों को सुनती भी है, समझती भी है और उसको अपने साथ लेके भी चलती है। अच्छा। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये जो एक इसमें से एक तनाज़ा तो ख़ावर साहब ये भी था ना कि जो स्टोरेज के लिए ज़मीन थी वो पोर्ट के करीब, वहाँ शायद जगह महदूद हुई, आप लोगों को कहीं दूर दी जा रही थी जगह, वहाँ पे सड़क की रसाई नहीं थी, क्या सिचुएशन थी ज़रा ये तो बताइए? नहीं सर, ये थोड़े ना ये जो पोर्ट जो लोकल ट्रांसपोर्ट है हमारी अ, उनको जो है ना हमेशा के साथ ना ये प्रॉब्लम थी कि हमारी जो 10,000 गाड़ी है शायद या 1,000 गाड़ी जो है, फिगर जो है ना आगे पीछे हो सकता है। उनके लिए ना उनको प्रॉब्लम ये थी कि उनके जितने भी कंटेनर थे, उनके लिए ना कोई पार्किंग वगैरह नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। हुँ। अच्छा। जिसकी वजह से जो है बंदरगाह के करीब जो है वो तमाम लोकल गाड़ियां या अप कंट्री की गाड़ियां जो है ना रोड पे लाइन खड़ी जी हाँ, जी रोड हाँ। पे आ जी, जाती जी। थी, जिसकी वजह से रोड हमारा बिल्कुल जाम हो जाता था। तो हमारा ये सिंध हुकूमत से मुतालबा ये था कि हमें कोई पोर्ट के नज़दीक जो नियरेस्ट कोई जगह हो और उस पे आप हमें वर्किंग करके जो है हमें जगह दी जाए ताकि तमाम गाड़ियां वहां पर पार्क हों। जब उन तमाम गाड़ियों का जो है मुकम्मल डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए, देन वो गाड़ी वहां से निकले और पोर्ट पे चली जाए। ना पोर्ट का रोड जाम होगा, ना शहर जाम होगा, ना पब्लिक परेशान होगी। राइट। उस पे सिंध हुकूमत ने जो है हम पे थोड़ा डिले किया। हम्म, देर आए दुरुस्त आए, अल्हम्दुलिल्लाह इस हड़ताल के अंदर सिंध हुकूमत ने हमें वो जगह अलॉट कर दी है और ओके। खुशखबरी है हमारे लिए। हम्म, दूसरी दूसरी सिंध हुकूमत से हमारा जो है मुतालबा ये था कि ये 25 साल और 35 साल पुराना गाड़ियां है जिनको हुकूमत ने ख़त्म करने का जो है नोटिफिकेशन 2025 जो है उसमें जारी किया गया था वफाक से कि इसको हम्म, ख़त्म किया जाएगा, इसको रोड पे चलने की इजाज़त नहीं होगी। हम्म, तो हमारा ये मुतालबा था कि हम अपने ट्रांसपोर्टर जो हैं वो बहुत भारी जो है ना रकम इन गाड़ियों पे लगाते हैं हुँ। और इनको शोरूम कंडीशन में लेके आते हैं। दुनिया राइट। पूरी दुनिया के अंदर ना ओल्ड इज गोल्ड का जो है ना एक सेंटेंस जो है ना काफी बोला जाता है। हम्म, मेरे काफी ममालिक के अंदर दोस्त भी बैठे हैं, रिश्तेदार भी बैठे हैं। उनको जब ये पता चला तो उन्होंने कहा यार हमारे यहाँ ओल्ड जो चीज होती है उसको हम ये तस्वर करते हैं कि ये गोल्ड है हुँ। और जितना अच्छा मेंटेन करके रखेंगे उतना ही वो महंगा बिकता है। हुँ। ओके। तो हमने भी ये मुतालबा इनसे यही किया कि हमारी जो पुराना आपका जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके ऊपर हमने बेशुमार पैसा खर्च किया है, उसको बिल्कुल 0 मीटर की शक्ल में रखा हुआ है। हुँ। बिल्कुल 0 मीटर जो है खड़ी करें गाड़ी कोई और वो हमारी वाली गाड़ी खड़ी करें तो कोई भी इसमें ये नहीं कह सकता कि ये पुरानी है, ये नहीं है। अच्छा, अच्छा। अच्छा। तो आपने हाँ, उन्होंने ये हल निकाला। हाँ, हाँ। उन्होंने ये हल निकाला है कि ठीक है जी, जो हमारा हमने भी ये बताया और उनको भी ये बावर करवाया हम्म, कि हमें ना फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होता है, गाड़ी कोई जी, भी हो जी, उसका जी। फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होता है। हम्म, तो जब तक आपकी जो
हुकूमती नुमाइंदे हैं वो फिटनेस जारी करेंगे इस गाड़ी को, तब तक उस गाड़ी को इजाजत दी जाए वो रोड पे चल सके। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ऐसे ऐसे बंदे भी बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं जो गाड़ियों को बिल्कुल दुल्हन बना देते हैं। हाँ, फिटनेस ब्यूटी वाली पार्लर बात में तो है, जाते हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट तो एक अलग इशू है। सिर्फ आखिर में ये बता दें, आपने कहा जगह अलॉट कर दी है गाड़ियाँ खड़ी करने की, वो जगह वहीं पोर्ट के करीब अलॉट की है, कहाँ की है? जी जी, अमेरिकन एम्बेसी के पास जो है एनएलसी की जो जगह है वो अलॉट की गई है। चलें, ठीक ज़बरदस्त। है, बहुत शुक्रिया खावर साहब फॉर योर टाइम। इस मामले में भी बात करेंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या बनती हुई नज़र आ रही है। सदर केसीसीआई रेहान हनीफ भी इसी मामले पे हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से सप्लाई चेन जो मफलूज हो चुकी थी, क्या आप बता सकते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर मईशत को कितने अरब का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा था? देखिए, एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है, जी। लेकिन ये बात अब अरबों की है। 10 दिन से इस मुल्क में कारोबार बंद है, तो आप समझ लें कि 50 अरब, 100 अरब, ये तो सैकड़ों अरब तक कहानी जाएगी। कितना एक्सपोर्ट्स का नुकसान हो रहा है, कितना मुल्क में ग़िज़ाई अजनास की शॉर्टेज होने वाली है, दालों के कंटेनर जहाज पड़े हुए हैं, पेस्टिसाइड के पड़े हुए हैं, क्रॉप्स के लिए जारी बात है पेस्टिसाइड इंपोर्ट होती है, मतलब रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज का है। तो ये बात कोई 2, 4, 10, 20 अरब रुपए की नहीं है, तो अब सैकड़ों अरब में पहुंच रही है। कल आप ही खबरदार भी कर रहे थे कि सनअतें बंद होने के दहाने पर है। ये बताइएगा कि किन सेक्टर्स पर इस हड़ताल का सबसे ज़्यादा दबाव रहा है, और अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है तो कितने दिन में पैदावारी अमल मुकम्मल तौर पर रुक भी सकता है? कोई सेक्टर एक ऐसा नहीं है जो मुतासिर ना हुआ हो ना, हर सेक्टर मुतासिर है। आप ये पूछें कौन सा सेक्टर मुतासिर नहीं है, सब सेक्टर मुतासिर है। इंपोर्ट्स का सामान रुका हुआ है, आपके जो टर्मिनल्स हैं वो भर गए हैं, उनके पास कंटेनर उतारने की जगह नहीं बची है। तो क्या इस हड़ताल के बायस बरामदात की तरसील भी मुतासर हो रही है? चैम्बर के पास अदाद-ओ-शुमार मौजूद है, बंदरगाहों पर कितनी इस वक्त शिपमेंट्स रुकी हुई हैं, और इसका ज़र मुबादला कितना मनफी असर पड़ रहा है उस पर? मसला 100 अरब 200 अरब का नहीं है, मसला हमारी क्रेडिबिलिटी का है। इस वक्त जो बरामदी ऑर्डर हम वक्त पे तरसील नहीं कर सक रहे, अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर सक रहे, तो पूरी दुनिया में हमारा जो क्रेडिबिलिटी है उसको नुकसान पड़ रहा है। तो जो आपकी साख खराब होगी उसको कैसे रिपेयर करेंगे? माली नुकसान तो आपका पूरा हो जाएगा, कभी ना कभी दोबारा कमा लेंगे। जो आपकी साख तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, उसको कैसे वापस लेके आएंगे? ठीक है, तो जो मौजूदा माशी हालात है, मुल्क किसी भी किस्म की हड़ताल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आप क्या समझते हैं एहतजाज के इस तरीक़ेकार से जो कौमी मफाद है उसको नुकसान नहीं पहुंच रहा क्या? और चैम्बर की नज़र में ऐसा कौन सा फार्मूला है जिससे ये मसाइल हल किए जा सकते हैं? एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा नुकसान तो एक्सपोर्ट का है, क्रेडिबिलिटी का है। एक डॉलर के लिए तो हम नाक रगड़ रहे होते हैं, और कहाँ 10 दिन से आपकी कोई एक्सपोर्ट नहीं हुई। जब आपकी एक्सपोर्ट नहीं होगी, आपका शिपमेंट नहीं होगी, तो जाहिर बात है डॉलर भी नहीं आएंगे बैंक में। तो ये सब तो नुकसान तो इसका इतना है कि नाकाबिले बयान है। बहुत शुक्रिया रेहान साहब, इस हवाले से आपने हमसे बात की और इस वक्त सिचुएशन क्या है आपने हमारे साथ शेयर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिडनी के बोंडाई बीच पर होने वाला खूनरेज हमला अब महज एक सिक्योरिटी वाक़या नहीं रहा है, बल्कि ये आलमी सतह पर रियासती बयानिए, मीडिया प्रोपेगेंडे और सिफारती सच्चाई का एक बड़ा इम्तिहान बनता जा रहा है। ताज़ा दस्तावेज़ात के मुताबिक हमला आवर साजिद अकरम को भारतीय सफारत खाने ने खुद फरवरी 2022 में 10 साला भारतीय पासपोर्ट जारी किया था, और इसकी वजह से ये हकीकत वाज़े हो चुकी है अब के भारतीय हुकाम को पहले दिन से हमलावर की शनाख्त और उसकी शहरियत का इल्म था। इसके बावजूद हमले के फ़ौरन बाद भारतीय मीडिया ने बगैर किसी तस्दीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशे किए और एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम के जरिए आलमी राय आमा को गुमराह करने की कोशिश की। अब मंजर आम पर आने वाले पासपोर्ट ने न सिर्फ इस झूठे बयानिए को दफन कर दिया है, बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि अगर भारतीय सफारत खाने को साजिद अकरम की शहरियत का इल्म था तो फिर हकीकत को क्यों छुपाया गया। ये वाकया इस बात का सबूत बनता जा रहा है कि किस तरह दहशतगर्दी जैसे संगीन सानेहात को भी सियासी मकासद, फॉल्स फ्लैग बयानिए और इलाकाई दुश्मनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सवाल फैसल ये भी है कि हमला किसने किया। सवाल ये है कि सच जानने के बावजूद सच क्यों छुपाया गया, और इसको छुपाने के लिए क्यों पाकिस्तान के ऊपर फ़ौरन ही इल्ज़ाम धर दिया गया। क्या जिस तरह से भारतीय हुकाम को ये पता था कि ये दोनों
इनकी ओरिजिन भारत से ही है, क्या उसके साथ साथ उनको ये भी पता था, मीडिया को भी, कि ये इल्ज़ाम उन्होंने ये वाक़या होने के बाद पाकिस्तान पर धरना है? वर दे इंस्ट्रक्टेड टू डू दिस बाय देयर गवर्नमेंट? बिल्कुल। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम मुसलसल इस पे नज़रें जमाए हुए हैं इस मामले पे, और जैसे कि हमने इब्तदाई में भी कहा कि ये एक सिर्फ सिक्योरिटी का इशू नहीं है, एक चीज़ होती है और उसके बाद पड़ोसी मुल्क उसको खामखा बेपर की हवा देता है और उसके बाद उसको एक वर्ल्डली स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करता है। बुरी तरह नाकाम हुआ है इस बार ब्रिगेडियर साहब। जी हाँ, देखें, और जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की थी और लगता था इट वाज ऑल प्लान, और जिस तरीके से उन्होंने मलबल डालने की कोशिश की और शुरू से, और इनकी बिल्कुल मदद इंडिया की जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, उनका जो सोशल मीडिया था, रॉ सपोर्टेड जो अकाउंट्स थे, उसके बाद अफगान अकाउंट्स भी आए, फिर इजरायली मीडिया भी इसमें आया, और इजरायली मीडिया को जो फीड कर रहा था वो ANI वाले थे। ANI भी अगेन एक मशकूक इदारा है जो इसका EU लैब ने एक्सपोज किया था। लेकिन देखें कि अल्लाह का करना ऐसा ही हुआ कि उनका जो ये थप्पड़ जाके उनके मुंह पे पड़ा जब चीज़ें एस्टेब्लिश हुई। लेकिन अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि वो ही वॉज इन पोजिशन, साजिद जो था इन वॉज इन पोजिशन ऑफ इंडियन पासपोर्ट जो 2022 में फॉर 10 ईयर्स उसको इशू हुआ था। सो वो सरप्राइजिंग है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल था, तो उसने क्यों ऑप्ट किया एक इंडियन पासपोर्ट रखने के लिए। और सब्सिक्वेंटली ही विजिटेड, जो रिसेंटली गए थे फिलीपींस में, और वो भी साउथ ऑफ फिलीपींस में, वो मिंडानाओ आइलैंड्स है जहाँ पे बेसिकली मुस्लिम जो हैं they are struggling for independence from Philippines for the last so many years। तो उसमें वहाँ पे प्रेजेंस इस्लामिक स्टेट की बताई जाती थी। सो वो लिंक है, अगर हम वैसे डीप में जाएं तो इंडियन रॉ के लिंक्स हैं विद इस्लामिक स्टेट जो दाइश है, और ये भी बताया जाता है इनको साउथ एशिया में लाने वाले जो दाइश है वो इंडियन रॉ ही थी। और फिर देखें कि ताने बाने इस तरह भी बनते हैं, अगर आपको याद हो 2019 में श्रीलंका में हमले हुए थे, कोऑर्डिनेटेड हमले हुए थे ईस्टर के दिन के मौके पे, चर्चिस पे हमले हुए थे, होटल्स पे हमले हुए थे, 250 लोग मारे गए थे। फिर एक जमात थी नेशनल तौहीद जमात, दे क्लेम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और 19 के करीब सुसाइडर्स थे इसमें। और बाद में जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और इनका डिफेंस मिनिस्टर जो श्रीलंका के, उन्होंने ये कहा कि बेसिकली इनकी इंडोक्ट्रिनेशन और इनकी जो ट्रेनिंग हुई वो तमिलनाडु साउथ इंडिया में हुई। सो साउथ इंडिया जो है बेसिकली वहां पे एक पास में भी रहा और अभी भी है। फिर एक और वाकया हुआ अफगानिस्तान में, अशरफ गनी के दौर में एक दाइश का कैंप वाज रेडेड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, 3 खवातीन वहां पे पकड़ी गई और तीनों इंडियंस थी, साउथ इंडिया की थी और केरला की थी, और वो वहाँ पता चला कि वो रॉ की डिप्टी डायरेक्टर्स थी और वहाँ पे वो पेमेंट्स करने गई थी। सो वो भी लिंक इनका है। और मजीद भी ये है कि इनकी 20 ऐसी कंपनियां इंडिया की बात बैन हो गई थी कि दे वर सप्लाइंग कंपोनेंट्स एंड एक्सप्लोसिव के रिलेटेड चीजें दाइश को। तो और इनकी ऐसे ट्रांजेक्शंस हैं जो बाद में जो वॉच डॉग था उन्होंने कहा कि दे आर सस्पिशियस। सो इंडिया एक बड़ा सॉलिड केस भी बनता है, FATF के लिए भी बनता है, और इन केसेस में आप देखेंगे अल्टीमेटली जाके इनका लिंक यही एस्टेब्लिश होगा कि पीछे इजराइल और मोसाद और इंडिया होगा, क्योंकि बेनिफिशियरी इसमें इजराइल ज्यादा है, क्योंकि दे शिफ्टेड दी जो सारा कुछ जो था ना इस पे शिफ्ट कर दे, इस्लामिक फोबिया पे ले आए, और वहां पे अब एट्रोसिटीज की कोई बात नहीं कर रहे, सारी बात कर रहे हैं स्वीडनी अटैक की। तो ताने बाने आप जो लिंक्स है यू कैन नॉट रूल आउट सर। राइट, एग्जैक्टली। आमतौर पर हम इस तरह का जो फ्रंट पर लोग होते हैं हम उनको देख लेते हैं। मैं आमतौर पर ये बात करती हूँ कि ये वो सिर्फ प्यादे होते हैं जो किसी के हैंड्स में प्ले कर रहे होते हैं, मजहब के ऊपर बात लाकर इसको मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा दिया था, बट नोबडी एक्चुअली केयर्स कि इसके पीछे से कौन सा मुल्क या फंडिंग या प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है। सो राइटली पॉइंटेड आउट इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि असल में होता यह है कि जो कर रहे होते हैं तो उनका तो सामने समझ लें कि दे आर उनके वो ब्रेन वॉशिंग हो चुकी होती है, वो तैयार होते हैं। पीछे आप चेन में लिंक में पीछे जाएंगे तो जिन्होंने इनको यूज किया वो बहुत पीछे होंगे, दूर। और बाकी चेन में ऐसे लोग होंगे जिनको ये जो लोग यूज हो रहे हैं वो उनको मानते होंगे, एक्सेप्ट करते होंगे,
उसी फेज से उनका ताल्लुक होगा और फिर उनको यूज किया। तो इंडिया की एक हिस्ट्री भी देख लें, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी देखें, चाहे पुलवामा था, पुलवामा में भी एक कश्मीरी बच्चा इस्तेमाल हुआ, लेकिन पीछे सारी कहानी। और आपको अगर याद तो 36 सिंहपुरम में 36 सिख मारे गए थे, तो जी उसको लेफ्टिनेंट जनरल गिल वाज वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन टीम। उनका एक वीडियो अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। ही सेड ये इनसाइड जॉब था। प्रेसिडेंट क्लिंटन वहां पे विजिट करने आए थे, तो उनको बेसिकली मैसेज दे रहे थे कि पाकिस्तान ये करवा रहा है, उनकी सिंपैथीज लेने के लिए ये सारी। तो ये स्टेट टेररिज्म है इंडिया की और फास्ट फ्लैग ऑपरेशन है, तो दे आर वेरी एक्सपर्ट्स। एब्सोल्युटली। जस्ट वन लास्ट थिंग सर, ये साल 2025 उससे पहले इंडिया का एक ये बयानिया होता था, हम एलियनेट कर देंगे पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर देंगे हर तरीके से। 2025 का आगाज़ हुआ, मैं तो बल्कि इसको 2023 से लगा लें, फ्रॉम ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, वहाँ पे इंडियन क्लेम्स, उसको डीबंक किया दुनिया ने। फिर ये ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने किया, उसको डीबंक किया पूरी दुनिया ने। अभी रिसेंटली जो ये फाइटर जेट्स जो उनके रफ़ाइल हैं, उनके नंबर भी सामने आ गए, उस चीज़ को भी डीबंक किया पूरी दुनिया ने। पाकिस्तान के लिए इस वक्त ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू नॉट ओनली एनफोर्स अपना बयानिया ऑन द वर्ल्ड, बट उनके जो बयानिया उसके भी सही मरम्मत कर लें। वो जो एलियनेट करना चाह रहे थे, अब उनको पूरी तरीके से एलियनेट किया जाए। जी हाँ, देखिए मेरा ख्याल में कि अगर आप देखिए जो बेइज्जती इनकी हुई है, ह्यूमिलिएशन हुई है, मेरा ख्याल में इनको तो गवर्नमेंट को अभी रिजाइन कर देना चाहिए था। आप देखें कि ये जनक की दवाई ने चंद महीने पहले ये टेल नंबर्स बताए थे। की एरो जो ऑस्ट्रेलिया जो ब्रिटिश डिफेंस जर्नल है, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन ली, उन्होंने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की भी बात की। उन्होंने कहा कि भाई आप JF-17 थंडर से पाकिस्तान ने उनके S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया। तो पाकिस्तान की एक्नॉलेजमेंट हुई, कांग्रेस में रिपोर्ट भी सबमिट हुई। और अब दैट्स वाई देखिए पाकिस्तान की रेलेवेंस दुनिया में बढ़ गई है। पाकिस्तान को एक जियो पोलिटिकल प्लेयर माना जाता है और पीयर कंपिटिटर है इंडिया के साथ है। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी आप देख लें, प्राइम मिनिस्टर की देख लें, फील्ड मार्शल जब जाते हैं आप उनकी क्रेडिबिलिटी देख लें, उनकी रिस्पेक्ट देख लें। सो पाकिस्तान ने, अल्लाह का शुक्र है, 2025 एक ऐसा साल आया है पाकिस्तान को 77 साल तारीख में हमने वो चीजें रीगेन कर ली जो ग्लोरी हमारी थी, जो हमने लॉस की थी 71 में। लेकिन यहाँ पे आके आपकी लीडरशिप ने साबित किया कि पाकिस्तान ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक कंट्री है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी ले सकता है और इनकी लीडरशिप भी पाकिस्तान के लिए सब कुछ कर सकती है, एंड भी साबित कर गए। और आज आपकी हैसियत देख ले दुनिया में, जिस तरीके से आपको रेस्पेक्ट के तौर पर देखा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, इट वाज वेरी इंसाइटफुल टू हैव। एंड वाकई ये बात आपने जो FATF वाली बात की है कि जिस टेरर फंडिंग के लिए आप पाकिस्तान को फंसाते रहे हैं, आज आप खुद वो टेरर फंड करें, पहले पाकिस्तान में, अब दुनिया भर में वो टेरर फंड कर रहे हैं और इसके सबूत भी सामने आ गए। आई एम श्योर इट्स गोना हॉन्ट यू बैक। चलिए एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे तो कुछ सियासत की बात करेंगे, कुछ खेल की। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में कहेंगे एक बार फिर खुशामदीद, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चले अब बात कर लेते हैं ज़रा कि सियासी नाश्ते में क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। जनाब, पाकिस्तान की सियासत में तनाव बढ़ रहा है एज़ वी ऑल नो, लेकिन एक तरफ तो बानी PTI के बेटों ने वालिद से मुलाकात के लिए पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया है। एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि इमरान खान की बहनों और पार्टी क़यादत के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। अडियाला जेल के बाहर मुलाकात के मुतालबे पर एहतजाज, वाटर कैनन के इल्ज़ामात और अब इंसदादे दहशतगर्दी के मुकदमात, ये सब उस सियासी कशीदगी की अलामत है जो सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं रही है बल्कि कानूनी महाज पर भी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। और इसी दौरान आई थिंक फैसल के तहरीक इंसाफ ने जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर शिरकत का ऐलान करके पैगाम दिया है, उसका भी एक प्रेशर होगा। मुकदमात हैं, गिरफ्तारियों के बावजूद पार्टी सियासी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। सो क्वेश्चन इज़, क्या इमरान खान के बेटों की मुतवक्के आमद इस सियासी दर्जा हरारत को मज़ीद रेज़ कर रही है या फिर नहीं? इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर इनका पर्सन अफसर कोमल। अफसर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बानी PTI के बेटों ने पाकिस्तान आने का ऐलान तो कर दिया है। अब जो करंट सिचुएशन है पॉलिटिकल, उसमें कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आमद उसकी सिर्फ एक ख़ानदानी मुलाकात समझा जाए या फिर
दिस इज़ समथिंग एल्स। जो पीटीआई में जारी अंदरूनी कशमकश है, उस पर क्या असरात मुरतब होंगे इनके आने के? जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बिल्कुल इमरान खान साहब के जो साहिबजादे हैं उनकी तरफ से ये ऐलान भी कर देना कि अगले महीने वो पाकिस्तान आने के हवाले से सोच रहे हैं। अगर ऑब्वियसली उनको वीज़ा मिल जाता है और वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ये इटसेल्फ एक बड़ी डेवलपमेंट होगी कि अगर वो वाकई पाकिस्तान आ जाते हैं और ये रास्ता उनके लिए हमवार हो जाता है। पार्टी के लिए भी हमने एक बात ज़रूर देखी कि जब इमरान खान साहब की बहनें मुतहरिक हुई तो काफ़ी माहौल तब्दील हुआ, और जो पार्टी के लीडरशिप है, रहनुमा हैं, ख़ास तौर पे पंजाब की लीडरशिप है, उनको भी मुतहरिक होना पड़ा। बहुत से ऐसे लोग थे जो पहले हमें सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए अपने लीडर के हवाले से बात करते हुए और इज़हार यकजहती करते हुए नज़र आते थे, उनको अडियाला के बाहर पहुंचना भी पड़ा। अगर उनके बेटे आ जाते हैं तो सिंबॉलिकली बड़ा एक अहम मौका होगा, और अगर उनके बेटे आते हैं और उनको इमरान खान से मुलाकात भी करने दी जाती है तो उसकी भी यकीनन बहुत ही ज़्यादा अहमियत होगी। और यकीनन हुकूमत ने इससे पहले उनको दावत दी है कि वो आएँ और अपने वालिद साहब से मुलाकात करें, वो उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। तो अब हमें देखना होगा कि हुकूमत के इस कॉलो फेल में कोई तज़ाद नज़र आता है या वाकई उनको इजाज़त दी जाती है। इसमें एक और बात भी होगी कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं और कोई एक्टिविटी करने की कोशिश की जाती है या उनको जिसमें ख़ास तौर पे उनके बेटे लीड करें, तो उस पे हुकूमत का क्या रद्द अमल होगा, क्योंकि फिर जब वो यहाँ पर होंगे तो उन पे पाकिस्तान का कवानीन अप्लाई होंगे, और ऐसी सूरत में अगर कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है एहतजाज लीड करने के हवाले से, जो कि अब हम देख रहे हैं कि एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो वो इमरान खान साहब के लिए नफसियाती तौर पे परेशान कुन हो सकता है अगर उनके बेटों के हवाले से कोई कानूनी कार्रवाई हो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी को लीड करने के एतबार से। लेकिन ये सारी बातें अभी बहुत दूर हैं, क्योंकि अभी जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि हुकूमत वाकई ही इमरान खान साहब के बेटों के रास्ते में कोई रुकावट ना डाले और वो भी अपने ऐलान के मुताबिक वाकई अगले महीने पाकिस्तान आ जाएं। राइट, लेकिन अफसा अगर हुकूमत वाकई मुलाकात की इजाज़त देने पर तैयार है तो फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि बानी पीटीआई की बहनों को बार बार अडियाला जेल के बाहर क्यों रोका जा रहा है, एंड एट द सेम टाइम अडियाला जेल के बाहर एहतजाज पर दहशतगर्दी एक्ट भी लगाया गया है। क्या ये कानून का सख्त इतलाक है या फिर कोई पॉलिटिकल मैसेज सेंड आउट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, कानून का इतलाक तो हमारे यहाँ काफ़ी हद तक सिलेक्टिव हुआ करता है। ये एक बड़ा सख्त पैगाम है और सख्त पैगामात देने का सिलसिला हुकूमत की तरफ से जारी है, हुकूमत और रियासत की तरफ से बिलखुसूस हमने देखा कि जो रद्द-ए-अमल है आजकल तमाम, वो इमरान खान साहब का वो बयान जो उनसे मनसूब बयान भी हम कह सकते हैं, जो आखिरी बार उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद जो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और जो बड़ा एक स्पेसिफ़िकली एक बड़ा सख्त उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसका रिस्पांस भी आया, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें हूबहू इमरान खान साहब के लिए भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो ये हमें ज़ाहिर करता है कि उस दिन जो ये स्टेटमेंट दिया गया था उज़्मा खान साहिबा की तरफ से, जो उन्होंने आखिरी मुलाकात की इमरान खान साहब से, और जो ट्विटर पे भी वो पैगाम फिर पोस्ट किया गया था, उसके ऊपर बड़ा गम व गुस्सा पाया जाता है। और इसके बाद हर चीज़, जैसा कि आपने जिक्र किया, कल दर्ज होने वाला मुकदमा भी इसी की निशानदही करता है कि कानून का इत्तलाक का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन एक बड़ा सख्त तरीन पैगाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया जा रहा है। अच्छा, अब साहब पीटीआई एक तरफ तो इंसदाद दहशतगर्दी मुकदमात का सामना कर रही है, दूसरी तरफ बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का भी ऐलान कर रही है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी हिकमत अमलिया नहीं है? और क्या इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई की शमूलियत दरअसल ये साबित करने की कोशिश है कि पार्टी अब भी जिंदा है, मुनज़्ज़म है? इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात जो है वो हमने देखा मुतअद्दिद बार मुलतवी हुए हैं। तो पहली बात तो ये है कि कानूनी नुक्ता उठाकर एक बार फिर इन बल्दियाती इलेक्शंस को डिले कर दिया जाता है या नहीं कर दिया जाता, ये हमें पहले तो देखना होगा कि इंतखाब होते भी हैं या नहीं होते। फिर पीटीआई का इस इंतखाब में हिस्सा लेने का जो ऐलान है या फ़ैसला है, वो जाहिर करता है कि इससे पहले जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए थे उसमें हिस्सा ना लेकर या पार्शली हिस्सा लेकर 2 सीटों पर, वो फ़ैसला ख़ुद पीटीआई के अपने जो हल्के हैं उसके अंदर उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई थी। हमने अपने प्रोग्राम के सिलसिले में जब सीनियर पीटीआई के रहनुमाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा एक कन्फ्यूज सा हमारा फ़ैसला था, इसे तासुर दुरुस्त नहीं गया है। अगर हिस्सा लेते हैं और अगर लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हो जाता है इस्लामाबाद में, तो इसमें पीटीआई को मौका मिलेगा मुकाबले से अपनी पॉपुलैरिटी जो उनका दावा है उसको ज़ाहिर करने का,
और जो हरीपुर में इंतखाब हुआ था वो सीट PTI के हाथ से निकल गई, लेकिन उस हवाले से उन पर बहुत तनकीद भी रही थी कि सूबा भी खैबर पख्तूनख्वा का है जहाँ पर PTI की हुकूमत है, वहाँ पर ये इलेक्शन वो कैसे हार गए। सो अब हमें देखना होगा, पहले तो ये देखना होगा कि ये इलेक्शन हो जाए, और अगर हो जाता है तो उसमें PTI इसमें शामिल होकर वो यकीनी तौर पर अपने हवाले से जो तासुर है या जो वो दावा करते हैं कि वो सबसे पॉपुलर जमात है, वो एक छोटे लेवल के ऊपर तो वो कम अज़ कम एक टफ टाइम दे सकते हैं हुकूमत को। एक जानिब एहतजाज के लिए इजाज़त दी जा रही है, फिर ये कि बार बार वो कहते हैं बानी PTI से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। ऐसे में जो PTI क़यादत पर कानूनी दबाव भी पड़ रहा है, अब आपको लगता है कि इन नए केसेस, इंसदाद दहशतगर्दी वाले केसेस की अगर हम बात करें, ये उनको किसी मज़ाहिमत की तरफ ले जाएगा या फिर वो मफाहमत की तरफ आएंगे? मुज़ाहमती सियासत के हवाले से मेरे ख़्याल से हमें सलमान अकरम राजा साहब का जो रीसेंट बयान है वो ज़रूर देखना चाहिए। उन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक रियलिस्टिक हकीकत पसंदाना गुफ्तगू की है, क्योंकि आज जो हालात हैं उसमें जब भी PTI एहतजाज की कॉल देती है तो दफ़ा 144 नाफिज होती है। फिर कल जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं, सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि इस वक्त वो हालात नहीं हैं कि हम एहतजाज करें, और अगर हम एहतजाज करते हैं तो उसमें नुकसान हमारा अपना ही होगा, क्योंकि हुकूमत भी दूसरी तरफ से ताकत का इस्तेमाल करेगी। सो ये ऐसा नज़र आता है कि एक रियलाइजेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि अब कोई और रास्ता निकालना होगा। इससे पहले जो अटैम्प्ट्स किए गए हैं उनको महसूस होता है कि उनके लिए अब वो स्पेस नहीं है कि वह एहतजाज कर सके। लेकिन जो बात है इसके अलावा बातचीत के हवाले से या मुज़ाकरात, तो अब क्योंकि ये टास्क एहतजाज करना है या फिर मुफाहमत करनी है, ये महमूद खान अचकज़ई साहब के पास है। सो महमूद खान अचकज़ई साहब की जो माइंडसेट है उसको भी हमें देखना चाहिए। वो प्रेफर करते हैं कि मामलात को सियासी तौर पे हल किया जाए। मुज़ाकरात के हवाले से वो पहले भी दावत दे चुके हैं हुकूमती इत्तेहाद को, क्योंकि उनके साथ उनकी एक अपनी बैकग्राउंड है, PDM के सिलसिले में भी वो उनके साथ रहे, और इन जो हुकूमती पार्टीज़ हैं इस वक्त रूलिंग पार्टीज़, उनकी माइंडसेट को वो जानते हैं। लेकिन अचकज़ई साहब एक बात के सख्त मुखालिफ हैं, और वो ये है कि सियासी जजमेंट से मुज़ाकरात करें, जो कि PTI का एक दरीना मौक़िफ़ है। तो हमें ये देखना होगा कि कोई मिडिल ग्राउंड पैदा कर पाते हैं अचकज़ई साहब, या फिर उनकी भी कोई नहीं चलती आइंदा दिनों में PTI की फैसला साजी के हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफसा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब एक और मामले की तरफ, अनफॉर्चुनेटली सेम मामले की तरफ। क्या है वो मामला? कराची में खुले मैन होल्स और नाले खामोश कातिल नहीं बन रहे हैं, अब ये खुले कातिल हैं। ये एक और जान गफलत, लापरवाही और नाक़िस शहरी इंतज़ाम की नज़र हो गई है। जो ताज़ा वाक़या हुआ है, कराची का इलाका है कोरंगी ज़मान टाउन, जहाँ हिफाजती दीवार ना होने के बायस एक बुज़ुर्ग शहरी नाले में गिरकर जाँ बहक हुए, और ये फुटेज भी अब सामने आ गई है। मेरे ख्याल से ये फुटेज सादिया सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें मज़ीद कुछ गुफ्तगू करने की ज़रूरत ही नहीं है शायद। बिल्कुल, और पहला वाक़या होता है ना फैसल, तो आपको लगता है कि ठीक है ये हो जाता है, लेकिन जब बार बार इस तरह के वाक़यात हो रहे होते हैं और उसके बाद वादे दावे किए जा रहे होते हैं, और आप देख रहे हो आसपास कोई रोशनी मौजूद नहीं है, मतलब कोई चांस नहीं है कि एक नौजवान भी वहाँ से गुज़रे और वो गड्ढा उसे दिख जाए, तो एक बुज़ुर्ग अगर वहाँ से गुज़रेंगे जिनकी ऑलरेडी आई साइट इतनी अच्छी नहीं होगी, उनको वो गड्ढा दिख ही नहीं सकता किसी भी सूरत। इसी सारे मामले पर बात कर लेते हैं। सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत की। सादिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप और हम सब गमज़दा थे जब 3 साल का इब्राहिम गटर में गिरा और फिर वो नहीं मिला, और हमें बड़ी तकलीफ़ थी इस बात की, लेकिन उसके बाद हमें ऐसा लगा कि शायद अब हमने तहैया कर लिया है कि अब एक और ऐसा वाक़या कराची में नहीं होगा, या ये कि सारे गटर अब फौरी कवर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये जो वाक़या है, वो बुज़ुर्ग वहाँ से गुजर रहे हैं, उनको दिखा ही नहीं कि वो गड्ढा वहाँ पर है। जी बिल्कुल, एक अनफॉर्चुनेट वाक़या है और जितना भी उस ख़ानदान के साथ पुरसा किया जाए, जिसका भी प्यारा जाता है, जितनी तकलीफ़ उसको है। मैं और आप तो बात करते हैं, लेकिन जो मैंने क्योंकि वो पता किया था, जो उनके घर के हालात थे, वो घर के वाहिद कफ़ील थे, और शायद उनके बच्चे नहीं हैं, और उनकी ज़ाहिर सी बात है जिस वो एज में थे तो उनकी उसकी वजह से आई साइट भी इशू था। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी काम नहीं किया जा रहा, नहीं। जब इब्राहिम का वाक़या हुआ उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने भी उस मामले का नोटिस लिया था। मेयर कराची इब्राहिम के घर भी गए थे, उन्होंने उनके ख़ानदान से यही बात की थी कि आइंदा ऐसा वाक़या नहीं हो।
उसके बाद देखिए फौरी जो सोल्यूशन था वो ये था कि जी टाउन और यूसीज का ये कहना था कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, तो 1-1 लाख रुपए हर यूसी के अकाउंट में मेयर साहब ने ट्रांसफर कर दिए और उनको कहा कि जी आप साइट चेक करें ऑन ग्राउंड। देखिए जाहिर सी बात है कि मेयर कराची या मैं और आप एक एक गटर या एक एक बिल्कुल सीवरेज ठीक बात लाइन है, को बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं कर सकते। हाँ। उन्होंने इसीलिए यूसीज की ड्यूटी लगाई जो काउंसलर्स ऑन ग्राउंड हैं कि आप अपने एरिया में चेक करें बिल्कुल सही। जहां जहां सेवरेज के मेन होल्स खुले अच्छा हैं या कोई भी मेन होल खुले हुए हैं। जी जी एक जी मिनट, जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सादी वो साहब, इसमें इसमें एक अगर एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, और वो ये कि पिछली बार जो हुआ था उसमें ले दे हो रही थी जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में। पीपल्स पार्टी कह रही थी यार हम पैसे देते हैं, जमात इस्लामी कहती है हमें पैसे नहीं मिलते। तो आप फिर मेयर ने ये किया कि चले जी आप लाख रुपए इजाफी ले लें। 15 दिन हो गए होंगे इस चीज़ को, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 15 दिन मैं बहुत कम कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा कह लीजिए। और बहुत ज़्यादा ये भी लेदे हुई थी कि गुलशन में तो जमात का स्टेक है, तो उन्होंने काम क्यों नहीं किया। ये कोरंगी जमान टाउन में किसका स्टेक है, और अगर उसने काम नहीं किया 15 दिनों में ये वाला, आप अभी चले जाएं और कोरंगी मेन रोड जो है यहाँ का, वो जो साइड में ये जो नाले हैं ना, ये गड्ढा नहीं था, ये जो नाले हैं बरसाती नाले, उनके ऊपर जो जी होनी चाहिए वो नहीं उसके था। ऊपर हाँ, तो स्लैबिंग नहीं है तो उसके ऊपर। ये स्लैब का ना होना कोरंगी जमान टाउन में किसका स्टेक है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, आपको याद होना चाहिए कि जब इब्राहिम का भी वाकया हुआ था, हमने कहा था और वाटर बोर्ड और वाटर कॉरपोरेशन के उन अफसरों के खिलाफ एक्शन हुआ। इवन डिप्टी कमिश्नर साहब के खिलाफ, एसएसपी के खिलाफ भी एक्शन हुआ। यहाँ भी जो जिम्मेदार होगा, चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है मेयर साहब ने पैसे ट्रांसफर किए, उसको एग्जीक्यूट करना वो तो वहाँ फिर की हाँ, यूसी यूसी का काम है ना। वहाँ तो की कोरंगी में यूसी का काम। किसकी कौन है स्टेक होल्डर मैम, यूसी में कौन चल रहा है आजकल? मेरा ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो हैं, और सवाल जवाब फिर हो जो गए, है उनसे जवाबदेही होगी। जी जी बिल्कुल जवाबदेही होगी, सवाल होगा। और अगर वो एक बहाना या एक वो कि जी जो वॉल बनानी है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो आपने क्या वो वॉल नहीं मौजूद थी उसको रिपोर्ट किया है या नहीं किया, उसको भी चेक किया जाएगा और मेयर साहब उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। और ये इस बात से नहीं कि जी जमात इस्लामी कराची में बल्दियात में 3 जमातें स्टेक होल्डर्स हैं। सबसे बड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी और तीसरे नंबर पे पीटीआई के कुछ चेयरमैन जो हैं वो शहर में मौजूद हैं। इस तमाम को एक ही पैमाने से गेज किया जाएगा। ये नहीं होगा कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काउंसलर है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। वी विल बी ग्लैड, क्योंकि किसी के खिलाफ कार्रवाई देकर हमारे दिल को कोई खुशी नहीं मिल रही, लेकिन बात यह कि जिसकी जान गई है वो तब तक ठीक हुई नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, मसला नहीं हल होगा। एक और आइडेंटिफिकेशन मैं करवाना चाहती हूँ। जब ये फुटेज हम देख रहे थे सादिया साहिबा, अंधेरा है हर तरफ। आपको कराची में ऐसी कई सड़कें नज़र आएंगी जहाँ पर देयर इज़ नो लाइट आफ्टर 6 o'clock। तो एक तरफ है कोई टूटी हुई सड़क भी होगी ना तो आपको नहीं दिखाई देगी, आप सड़क पर गिर सकते हैं, वहाँ पर जो पत्थर मौजूद है वो आपको चुभ सकते हैं, पीछे से कोई गाड़ी आपको आके मार सकती है। देयर कैन बी अदर काइंड ऑफ इंसिडेंट्स दैट कैन हैपन बिकॉज ऑफ दिस। हम उसके ऊपर भी, मेरे ख्याल में सेकंड टाइम मेरी बहुत आउट ऑफ रिस्पेक्ट में ये बात कर रही हूँ, आपसे बात हो रही है एंड आई एम रिपीटिंग दिस कि स्ट्रीट लाइट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम कराची के अंदर। आप जाएं सड़कों में लाइट नहीं मौजूद होती है। जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि कराची में बहुत सारी स्ट्रीट्स, ये सिर्फ कोरंगी का प्रॉब्लम नहीं होगा, कराची में बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं जिसमें स्ट्रीट लाइट्स का फुकदान है। इसके बारे में जो है
के इलेक्ट्रिक क्योंकि जाहिर सी बात है स्ट्रीट लाइट का निज़ाम के इलेक्ट्रिक के उस अंडर आता है। उनको कई दफ़ा ख़त लिखा गया है, लेकिन उनके अपने इश्यूज हैं और प्रॉब्लम्स हैं। वो कहते हैं कि जी कुंडा सिस्टम की वजह से स्ट्रीट लाइट्स को जो है वो किया जाता है। लेकिन आपकी बिल्कुल बात सही है, मैंने पर्सनली भी के इलेक्ट्रिक में कई दफ़ा इस मामले पर उठाया है। सिंध असेंबली की एक पार्लिमानी कमेटी है जो बनाई गई थी कि इलेक्ट्रिक और बाकी जो सिंध में बिजली के निज़ाम के लिए कंपनीज काम कर रही हैं, डिस्कोस काम कर रही हैं, उनका इजलास जो है वो शायद नेक्स्ट वीक है और उसमें मैं ये बात दोबारा अगर एमडी के इलेक्ट्रिक आए या उनका अमला आया तो मैं ये मामला दोबारा उठाऊंगी कि जी आप लोग भी इंश्योर करें। ये भी एक जिम्मेदारी है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर गाड़ियां बास टाइम मोटरसाइकिल वाले बगैर लाइट के बगैर आगे लाइट होती है ना पीछे लाइट होती है और रोड पे आ जाते हैं और वहाँ स्ट्रीट लाइट भी ना हो तो आपको विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होता है। ये कराची का मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें मैंने पर्सनली भी बात की और दोबारा बात करूंगी। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा। उम्मीद कर दोबारा से इस तरह के मामला ना हो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। खैर एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको कहते हैं एक बार फिर खुश आमदीद। आज पाकिस्तान के एक अजीम हीरो निशान हैदर के हामिल लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद की बरसी मनाई जा रही है। ये वो सिपाही हैं कि जिसने वतन की मट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान कुर्बान करके बहादुरी और वफादारी की ऐसी मिसाल कायम की जो तारीख़ में हमेशा हमेशा याद रखी जाएगी। शहीद की बरसी पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ ने शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया है। मुसल्लह अफ़वाज ने वाज़ेह किया कि लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद की कुर्बानी नाकाबिल तस्ख़ीर अज़्म, पेशा वराना महारत और बेलौस हुब्बुल वतनी की रोशन अलामत है। 1971 की जंग में वागा सेक्टर पर दुश्मनों की फायरिंग और गहरे जख्मों के बावजूद शहीद मोहम्मद महफूज दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े रहे। उन्होंने अपनी जान दी मगर वतन की सरहदों पर आंच ना आने दी। आज भी लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद का नाम नौजवान नस्ल के लिए हौसले, जुर्रत और कुर्बानी का इस्तियारा है और उनकी कुर्बानी अफवाज पाकिस्तान के इस अहद की याद दहानी है कि वतन के दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और एक और अहम मामला और कराची, जहां कारोबार करना दिन ब दिन एक ख़तरा बनता जा रहा है। एक तरफ मईशत को सहारा देने वाले ताजिर और बिल्डर्स हैं, दूसरी तरफ एक मरतबा फिर भत्ता माफिया की खुली धमकियां हैं जिन्होंने शहर के कारोबारी हलकों में खौफ की फ़िज़ा कायम करके रखी हुई। बिल्कुल, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान के चेयरमैन के मुताबिक सिर्फ 5 माह के अंदर अगर बात की जाए तो आबाद के 10 मेंबरान को भत्ते के लिए कॉल्स मौसूल हुई हैं और ये कॉल्स पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुबई और ईरान के नंबर से की गई हैं और भत्ते की मजमूई रकम 5 करोड़ रुपए बताया जा रहा है कि उनसे मांगी गई है। अब क्वेश्चन ये है कि जब भत्ता खुले आम पर्चियाँ छोड़ रहे होते हैं तो और अपने नंबर्स दे रहे होते हैं तो ये जो सेफ सिटी कैमरास लगाए गए हैं ये आखिर इनका जाल किस काम का है अगर ये इन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। और मज़े की बात यह है कि सेफ सिटी कैमरा क्या ही कर लेगा, क्योंकि अब भत्ते में भी जिद्दत आ गई है। जो चेयरमैन आबाद हैं हसन बख्शी, उनके बयान के मुताबिक उनको न सिर्फ कॉल आती है बल्कि कहा जाता है कि बिटकॉइंस में भत्ता दिया जाए। साथ ही अगर कोई प्रोजेक्ट कहीं बन रहा है तो कहा जाता है कि जी इस प्रोजेक्ट में इतने प्लॉट या इतने फ्लैट बस वो ज़रा साइड में रखिएगा और बाकी अल्लाह खैर सल्लाह। चेयरमैन सदर्न रीजन आबाद अहमद अवैस थानवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब कुछ तो ठीक हो गया, कुछ भत्ता और दहशतगर्दी तो ख़त्म हो गई थी कराची से, लेकिन कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत ही जो है वो इंकशाफात थे उसमें, ख़ासकर ये कि बख्शी साहब ने तो नाम भी बताए हैं और मज़े की बात ये कि किस रीजन से वो ऑपरेट कर रहे हैं वो भी बता दिए हैं। ये भी कहा है कि जी ईरान चले हमारे साथ, हम उनको पकड़वाते हैं। जब आप लोगों को इतना सब कुछ पता है तो फिर हो क्यों नहीं रहा आगे मामला? सिक्योरिटी के जो इदारे जिन्हें हैं वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं?
जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने देखी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई है कि पिछले 2-3 महीने से 4 महीने से मुख्तलिफ हमारे मेंबरान को जो कराची में शहर में काम करते हैं, उन लोगों को वसूल हो रही थी और कई मेंबरान हमारे 3 से 4 मेंबर्स ऐसे हैं जिनके ऑफिस के ऊपर भत्ते की पर्ची भी दी गई और साथ में उनके स्टाफ के ऊपर फायरिंग, अच्छा। जिसमें आपने क्या परसों पेश आया है कराची में, और जिसमें जिसको गोली मारी उस बेचारे का इंतकाल। तो ये सिलसिला काफी करता था इदारों अ, टीचर्स को सेक्रेटरी साहब को, हमने पाकिस्तान आर्मी को, हमारे यहाँ से मुनीर साहब को जो हमारे आर्मी, उन तमाम लोगों को बजरिया लेटर्स हमने उनको और उनसे कहा कि हमारी मदद की जाए, मगर हमें कहीं से कुछ आखिरकार जवाब ना मिलने की वजह से कल हमने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ताकि हम लोगों को आगाह करें कि पाकिस्तान में करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस करने के बावजूद भी हमारी साइट पे हमारे मुलाजमीन सेफ नहीं है, हम लोग सेफ नहीं है, हमारी फैमिली सेफ नहीं है, हमारा कारोबार सेफ। अगर हम यहाँ पे करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे हैं तो कम से कम कुछ सिक्योरिटी हमारी होनी चाहिए। अब तो सिलसिला आपने खुद बताया कि जो भत्ता मांगने वाले हैं वो अपनी शनाख्त छुपा नहीं रहे, वो अपनी शनाख्त बता रहे हैं जी। वो नंबर, अपना नाम भी बता रहे हैं, कहाँ से कॉल्स आ रही हैं वो नंबर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, जो नंबर्स हमने एप्लीकेशंस में तमाम इदारों को दिए, मगर उन नंबर ट्रेस किया जा रहा है। हमने ये भी रिक्वेस्ट करी कि जो लोग अपने नाम दे रहे हैं कम से कम उन लोगों को वारंट इशू किए जाए। वो रेड वारंट भी का काम है इशू करने का, मोहसिन नकवी साहब का काम है इशू करने का, वो रेड वारंट भी इशू नहीं किए जा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को, खुसूसन कराची की को हिट कर अवैध रहे साहब, ये बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या एक निग्लिजेंस है हुकूमत की जानिब से, इस वजह से इसमें इतना टाइम लग रहा है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बारहा आपकी जानिब से दरख्वास्त दी गई है लेकिन कुछ काम नहीं हुआ गया, हो सका, लेकिन या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई बैक है, पॉलिटिकल बैक है, या कोई अदर इनको सपोर्ट है जिसकी वजह से इसके ऊपर काम नहीं हो पा रहा? क्या वजह हो सकती है? हमें तो ये महसूस हो रहा है कि इनकी पुष्ट पनाही की जा रही है और पुष्ट पनाही करने वाले लोग कौन हैं ये तो अल्लाह ही जानता है, और ये जो है वो मजबूर है ऐसा फील हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट भी कोई एक्शन नहीं ले रही। ये 4-5-6 लोग हैं का ग्रुप है, जो कोई लोग नाइजीरिया से ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ लोग ईरान से ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस तरह ये तमाम चीज़ें हमने इदारों को बताई हैं और इदारों को हमसे ज़्यादा इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन है, इनके ऊपर काम क्यों नहीं, उन ममालिक जा रही उनकी उन लोगों को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि देखें छोटे से छोटा मामला हो या बड़े से बड़ा मामला हो, अगर हुकूमत आपकी रेट को कोई चैलेंज करता है तो हुकूमत जो है वो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेती है, और हमने माजी में देखा। और रेट को ही चैलेंज मैं कहूँगा कि आपका कराची जो है वो बैकबोन है, आपकी इकॉनमी में बहुत अहम रोल प्ले। वैसे अब कराची में एक लंबा अरसा अमन रहा है, हमने कम से कम ये सुना और समझा है। आप लोग चूँकि बिजनेस में हैं, ये बताइएगा ये जो खौफ था भत्ते वालों का ये ख़त्म हो गया था और फिर ये अब दोबारा शुरू हुआ है, ये कब से दोबारा शुरू हुआ है? और अगर ऐसा तो नहीं है कहीं कि ये कभी मुकम्मल तौर पे ख़त्म ही नहीं हुआ था? ऐसा नहीं है, ये ख़त्म हो चुका था 2016 में जो ऑपरेशन हुआ। 2016 के बाद से हमें कोई परेशानी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई भत्ते की पर्ची आई, ना कभी कोई कॉल आई, ना कभी कोई मैसेज आया। ये पिछले 4 महीने से 5 महीने से कुछ ग्रुप, कोई एक ग्रुप जैसे मैंने आपसे कहा कोई ग्रुप एक्टिव हुआ है, ये 4-6 लोग हैं, इनको पकड़ने की ज़रूरत है, इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाने की ज़रूरत है। पिछले 7-8 साल में 9 साल में किसी बिजनेस कम्युनिटी वाले को कोई भत्ते की पर्ची नहीं आई, कोई एक्सटॉर्शन की पर्ची नहीं आई, मगर
पर्चियां भी आ रही हैं। अब जो है वो बिजनेस मैन को किडनैप भी किया जा रहा है, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग भी हो। थानवी साहब ये बड़ी चीज़ बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि किडनैप भी हुए हैं, फायरिंग भी हुई है मुलाजमीन पे। कितने इस तरह के वाक़यात हुए हैं, क्या इसको आगे रिपोर्ट किया गया? और इसके साथ एक और सवाल भी ले लीजिए कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसी मुक़्तदर हल्के ने, किसी स्टेक होल्डर ने आप लोगों से रब्ता किया? मलीद में आज से कोई 1-1.5 महीना पहले वाकया हुआ था। मलीद 15 में हमारे एक बिल्डर हैं, उनके ऑफिस पर फायरिंग की गई थी, उनके 2 मुलाजमीन को जख्मी किया गया था। उससे पहले कराची गार्डन ईस्ट में फायरिंग की गई थी, उनके मुलाजमीन को जख्मी किया गया था। और ना सिर्फ ये क्या करते हैं, ये पर्ची जिसको पर्ची थमाते हैं वो बाहर खड़ा हुआ या तो कोई गार्ड होता है, चौकीदार होता है, उस बेचारे को पर्ची फायरिंग कर देते हैं खौफ और हरास फैलाने के लिए। तो परसों कराची वेस्ट में हुआ है, गार्डन वेस्ट में, उसमें भी यही हुआ कि पर्ची दी और पर्ची देने के बाद पहले ऑफिस पे फायरिंग की, फिर उस बंदे के ऊपर फायरिंग, वो बंदा बाद में जख्मों की ताब ना लाते हुए। तो ये जाहिर है डराने और जो आप कह रहे हैं, जो मैंने आपको बताया किडनैपिंग का हो रही है। और कई लोग ऐसे हैं जो कंप्लेन करते हैं हमें, जो 10 आपने अपने प्रोग्राम में बताया, हमें 10 बिल्डर्स ऐसे हैं जिनको ये पर्ची पहुंची। 10 बिल्डर्स नहीं है, कम से कम 40 से 45 बिल्डर्स हैं। 10 वो लोग हैं जिन्होंने नोटिफाई करवाया है, जिन्होंने एप्लीकेशन किया, जिन्होंने जुर्रत की है उन तमाम लोगों के नाम देख। और बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने कहा ही नहीं कुछ। जी, कई लोग ऐसे हैं, कल हमें पता चला कई लोग ऐसे हैं जो खामोशी से पिछले 2-3 महीने से भत्ता भी दे रहे हैं। ओह, सही बात है, जान पे बनाएगी तो वो बेचारे क्या करेंगे। ठीक है अहमद अवैस थानवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उम्मीद करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज की इन गुफ्तगू का नतीजा ये निकले कि हुकूमत जो है वो इस तरफ देखे, मुक़्तदर हल्के इस तरफ देखें, और क्योंकि इकानमी में एक बहुत बड़ा किरदार है हमारी इस बरादरी का, बिल्डर्स का, तो वो भी देखा जाना चाहिए और ये मामला हल होना चाहिए। बिल्कुल, ये मामला हल होना चाहिए। एक और मामला है, उसे भी हल होना चाहिए। और वो मामला क्या है? ये मामला है लाहौर से ट्रैफिक चालानों का, जो कि एक शहरी को उसने ऐसा घेर लिया है कि सुनने वाले हैरान हैं, परेशान हैं और सिस्टम के ऊपर एक दफ़ा फिर से सवाल उठा रहे हैं। हुआ कुछ ये कि घड़ी शाहू के रिहायशी हैं सादिक खान, उनके नाम पर रजिस्टर्ड निकली हैं पूरी 500 मोटरसाइकिलें। उनके फरिश्तों को भी शायद खबर नहीं होगी ये, और उसका नतीजा ये निकला कि ट्रैफिक चालानों का पहाड़, जिसकी मालियत चंद 100 या 1000 नहीं है बल्कि 23 लाख रुपए से भी ऊपर है, वो उनको भेज दिए गए। अच्छा, कहानी का आगाज़ एक आम नाके से हुआ। कैंपस पुल पर एक मोटरसाइकिल रोकी गई, 12,000 रुपये का ई चालान सामने आया। जब रिकॉर्ड खंगाला गया तो इंकिशाफ हुआ कि सादिक खान एक नहीं 500 मोटरसाइकिल्स के मालिक हैं। अच्छा, इस गुफ्तगू से ऐसा ना हो कि भाई ने 500 मतलब इनका ये काम है, बेसिकली रेंट आउट का काम है। तो सेफ सिटी अथॉरिटी के मुताबिक इन गाड़ियों पर 2000 से ज़ायद चालान जारी हो चुके हैं। अब ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब पंजाब में नए ट्रैफिक कवानीन के तहत जुर्माने के जो है वो फीस है वो कई गुना बढ़ा दी गई है, और ई चालान अब मामूल नहीं बल्कि बड़ी सज़ा बनते जा रहे हैं। तो ये जो हाजी सादिक खान साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिक, बहुत शुक्रिया आपका। आपको पहली बार मालूम हुआ कि ये सारे मामलात हैं और 23 लाख से ज़ायद के चालान आ गए हैं, तो क्या आपका रद्द-ए-अमल था? यकीन आया आपको या फिर लगा कि गलती से मुझे आ गई ये चीज़? जी सर, ये अब ठीक है। बात ये है ना कि मुझे जब मीडिया से ये पता लगा कि मेरे नाम पे 500 मोटरसाइकिल रजिस्टर है और 2170 चालान हो रहे हैं और इसकी पैसे जो ना 23,88,700 रुपये बन रहे हैं, तो परेशानी तो बहुत ज्यादा हुआ। आपको पता एक चीज की इतनी नाजायज, और मैंने कोई गुनाह नहीं किया हुआ, दूसरे के गुनाह पे मैं परेशान हो रहा हूँ। तो ये वो लोग गुनाहगार हैं जिन्होंने इशारे काटे हुए, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए, मेरे से 10 साल 12 साल पहले मोटरसाइकिल लिए हुए, उनको ट्रांसफर दिए हुए। आपको याद होगा इंशाल्लाह कि पहले ये ट्रांसफर जो ना बायोमेट्रिक्स नहीं होता था, स्टाम्प पे होते थे, तो हमने उनको स्टाम्प जारी कर दिया था, अंगूठियां लगा के उसको दे दिया। लेकिन उनकी जो ना कोताही या सुस्ती या जो भी समझ ले, उन्होंने मोटरसाइकिल ट्रांसफर नहीं करवाया, तो अभी वो परेशानी मुझे हो रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपके नाम से जो रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल्स हैं
असल किस तरह से इस्तेमाल है? आप बता रहे हो कि इनका ट्रांसफ़र हो गया था और फिर वो उस वक्त पेपर वर्क होता था, बट लैक आपको क्या लगता है सिस्टम में कहाँ पर आया? ये सूरत हाल यहाँ तक पहुँची कैसे आपके लिए? जी, मैं तो देखिए ना, मैंने तकरीबन 15 साल हो गया या इससे भी ज़्यादा हो गया कि मैं यही इंस्टॉलमेंट के काम कर रहा हूँ और ये मोटरसाइकिल बेच रहा हूँ। ये तकरीबन 500 मोटरसाइकिल मैंने एक दिन, एक महीना, एक साल में नहीं बेचा हुआ। ये 15 साल, 18 साल का रिकॉर्ड है। और ये जो आपको पता है कि एक चीज़ किसी को दें और वो आपको डॉक्टर दवाई देते हैं, आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप ठीक नहीं हो रहे, वो डॉक्टर की गलती नहीं है, वो तो आपकी गलती है। मैंने तो अपना ट्रांसफर लेटर उनको दे दिया, वो अंगूठा लगा लिया, उनको साइन कर दिया, शादी कार्ड की कॉपी दे दिया, तो वो लोग ट्रांसफर नहीं करवाया, तो अब उनकी गलती है, वो गलती हमें परेशान कर रहा है। तो अब यही सिलसिला कानूनी तौर पे जो हमसे हो सकता है उनकी तरफ करेंगे, इसलिए कि हम खुद तो कुछ कर नहीं सकते हैं ना, अपना डंडा कोई हाथ में ले सकते हैं। अगर वो करेंगे तो आपको पता है वो कानूनी कहेंगे कि आपने कानून क्यों हाथ में लिया हुआ। तो इस सिलसिले में आप इंशाल्लाह कोशिश करें कि एक्साइज दफ्तर से राबिता करके अपना रिकॉर्ड निकाल के ना, तो ट्रैफिक पुलिस वालों को दे के ना इन मोटरसाइकिलें बंद करवा के और इनकी जो चालान है ये गवर्नमेंट के पास जमा हो जाए और ये रकम खजाने में चले जाए। आपको पता है ये रकम तो ना मुझे मिलना ना किसी अफसर को मिलना, ये सारे रकम खजाने में जाना और ये लाजमी है ताकि लोग को अदायत भी मिले और इसी वो सबक भी सीख ले और आइंदा हर आदमी इस परेशानी से दूर रहे, कानून के मुताबिक चले और कानून के मुताबिक काम करे। अच्छा, जब आपने ये देखा कि चालान की जो रकम है वो 23 लाख रुपए से भी ऊपर जा चुकी है, कोई कानूनी रास्ता इख्तियार किया है अभी तक ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ? किन इदारों से, किसी से रुजू किया आपने? जी बिल्कुल, आप अच्छे सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल मैंने राब्ता किया, ये काम तो ट्रैफिक पुलिस वालों के है, मैंने उनसे राब्ता किया हुआ और उनको मैंने बताया हुआ कि मैंने एक्साइज दफ्तर में दरख्वास्त दिया हुआ और मैं इनका अपना रिकॉर्ड निकाल रहा हूँ। सारा जो रिकॉर्ड मेरे हाथ में आ जाएगा, तकरीबन 150 मोटरसाइकिल के रिकॉर्ड मेरे पास आ गया और बाकी जो रिकॉर्ड है ना तकरीबन 300 या 350 मोटरसाइकिल के, तो वो इंशाल्लाह मेरे हाथ में आ जाएगा। तो मैं ट्रैफिक पुलिस वालों से जाके उनसे बात कर लूंगा और ये मोटरसाइकिल जो ना जिनने ट्रांसफर नहीं करवाया वो बंद करवा दूंगा और जिसने ट्रांसफर करना है उसको हम बायोमेट्रिक कर देंगे, वो ट्रांसफर कर ले इंशाल्लाह। जिसकी रकम हमारी बकाया वो रकम भी अदा करे और चालान पे करे और फिर ट्रांसफर करवा ले। सही है, यानी इसमें आपका भी बहुत सारा एफर्ट लगने वाला है। अब ये बताइएगा कि आपको खुद क्या लगता है कि ये जो डीलरशिप रजिस्ट्रेशन का मसला था या फिर ये जो नए ट्रैफिक कवानीन की सख्ती हुई है उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ या फिर कोई सिस्टम में गैप था जिसकी वजह से आप इस मुश्किल में फंस गए? जी ये बड़ी अच्छी बात है कि ये लोगों की काम तक पहुंचे और हर आदमी ये सोचे देखो रेंट पे गाड़ी कर रहे हैं, मोटरसाइकिल तो खैर रेंट पे नहीं चला रहे हैं, ना रेंट पे दे रहे हैं, ना रेंट वालों के साथ काम करते हैं। इसलिए कि रेंट वाले भी तो आपको पता है दिन में 50 आदमी लेके जाते हैं। हम तो सिर्फ उन लोगों को देते हैं जो अपनी जाति चलाने के लिए या उनके घर वाले बेटा भाई वगैरह ये चलाते हैं। हम तो इंस्टॉलमेंट में काम करते हैं और ये 20 महीने के लिए होता है। और यकीन करें एक मोटरसाइकिल की फीस हमें महीने में 1000 रुपये बचता, जो एक दिन के 30 रुपये बनते और 1 घंटे का किराया भी नहीं बनता। ये हम किस्तों भी लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए और हमें ठीक है, हमें भी हमारी भी उसी मिल रहा और ये लोगों के लिए फायदा। लेकिन ये लोगों की गलती है कि उन्होंने 10-10 साल हो गया ट्रांसफर नहीं करवाया। तो ये अल्लाह ताला इनको ताकि ये ट्रांसफर करें और ये गैर कानूनी काम बंद हो जाए ताकि शहर के ट्रैफिक भी सही हो जाएगा, एक्सीडेंट भी कम हो जाएगा और भी काम सारे नॉर्मल हो जाएगा और हर आदमी कानून के मुताबिक चलेगा। ये हिदायतनामा हर आदमी और हर आदमी सुन ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये मसला जल्द से जल्द हल हो जाए और जिन लोगों के ट्रांसफर्स की फ़ाइल्स आप इकट्ठी कर चुके हैं, आई एम होपफुल कि वहाँ से आपको कम से कम मुश्किल जो पेश आ रही थी वो अब ना हो। और दूसरे लोगों को भी मेरे ख्याल में इसके ऊपर नसीहत मिल जानी चाहिए कि जब आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, आपका कोई एसेट हो, उसे ट्रांसफ़र करवा रहे हो, उसे मेक श्योर भी कर ले कि वो उसकी कॉपी आप तक ला के दे दे कि भैया उसने वो प्रॉपर्टी हो गई या अपना एसेट जो है वो आप तक ट्रांसफ़र किया भी है या नहीं किया है। और अब वक्त हो गया ब्रेक का। विल सी यू आफ्टर दिस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। वेल,
एक वाक़या हुआ अनोखा और वो हुआ थाईलैंड में। थाईलैंड में मिस यूनिवर्स मुकाबला जारी था और एक ऐसा तनाज़ा सामने आया जिसने फ़िनलैंड को मुश्किल में डाल दिया। बिल्कुल, फ़िनलैंड की नुमाइंदगी करने वाली 22 साला मिस फ़िनलैंड सारा विज़ाक्से की एक सोशल मीडिया पोस्ट उस हंगामे की वजह बनी जिसको पूरी दुनिया ने देखा और फिर उसके ऊपर कमेंट भी किया। अच्छा, सारा ने किया क्या, एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो अपनी आंखों को किनारों से ऊपर की तरफ खींच रही हैं और कैप्शन उन्होंने लिखा है कि एक चीनी के साथ खाना खाते हैं, ईटिंग आउट विद अ चाइनीज। बस फिर क्या हुआ जनाब? और फिर उसके बाद हुआ ये कि इस तस्वीर को नस्ल परस्ताना करार दिया गया। जापान, जनूबी कोरिया की अगर हम बात करें, चीन की बात करें, शदीद रद्द-ए-अमल इसकी वजह से सामने आया। अब थाईलैंड में होने वाले मिस यूनिवर्स मुकाबले में जो तनाज़ा सामने आया है वो इतना हो सकता है इन आवर पार्ट ऑफ वर्ल्ड वो उसको इतनी वेटेज नहीं दी जाए। बट उसको एक्चुअली ये इससे फिनलैंड में भी बड़ी जो है चर्चा हुई है और इसकी वजह से वहाँ पर भी इसके ऊपर कमेंट किए जा रहे हैं। पॉइंट इज सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा सारा को और उसकी वजह से जो वो मैनेजमेंट जो पूरी सारा को वहाँ पर लेकर आई है और फिर उसको कंट्री से कनेक्ट किया गया और सबको माजरत करना पड़ा। सो दिस इज़ हाउ इट हैपेंड एंड मे बी शी मेंट इट आउट ऑफ फन, बट नाउ इस दौर के अंदर आई नो व्हाट यू आर सेइंग, इस दौर में ये जो थिन लाइन ड्रॉ हो गई है, आपको दूसरों के सेंटिमेंट्स का इक्वली ख्याल करना पड़ता है। यू कैन नॉट जस्ट गो आउट ऑन सोशल मीडिया। इस फन का जो है वो आपके लिए फनी है और किसी के लिए डेरोगेटरी भुगतान भुगतना पड़ा उनके वजीर आजम को भी, उन्होंने आके इस पे माजरत की है, माफ़ी मांगी है। तो खैर ये तो तरक्की याफ्ता ममालिक की हम बात कर रहे थे और हमारे यहाँ तो खैर छोड़ें। खैर एक और चीज़ जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, दुनिया भर में तारकीन वतन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। करोड़ों याद दहानी कराता है जो जंग, गुर्बत, बेरोज़गारी या बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में अपने घर, अपना शहर, अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा बताता है कि मुहाजिरीन को अक्सर गैर महफूज सफ़र, इस्तेहसाल, कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं, समाजी तासुब भी उनके साथ होता है और ये ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जिनका उनको सामना करना पड़ता है, मगर इसके बावजूद वो अपने ख़ानदानों के लिए उम्मीद बने रहते हैं। पाकिस्तान के तनाजुर में देखा जाए तो लाखों पाकिस्तानी रोज़गार की तलाश में बैरून मुल्क मुकीम हैं जो हर साल अरबों डॉलर्स की तरसीलात ज़र वतन भेजकर मुल्क की मईशत को सहारा देते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान खुद भी अफगान महाजरीन समेत दुनिया की बड़ी महाजिर आबादियों की मेज़बानी करता है। ताहम हालिया बरसों में गैर कानूनी हिजरत, इंसानी स्मगलिंग, डिपोटेशन और महाजरीन के बुनियादी हकूक़ जैसे मसाइल एक संगीन चैलेंज बने हुए हैं। अच्छा, एक और भी मामला है, वो ये है कि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे पर जो हमें डिस्कस करना चाहिए, और वो ये कि बहुत सारे ममालिक में जो लोग जाते हैं और फिर वहाँ पर जाकर वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं, वहाँ कोई ज़िम्मेदार काम करना नहीं चाहते और उसकी वजह से आपके मुल्क की भी बदनामी होने लगती है और ऐसे में इन लोकेशन का सामना करना पड़ता है और फिर वो दीगर लोग जो दूसरे मुल्क में जाकर बसना चाहते हैं, अपना फ्यूचर वहाँ देख रहे होते हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती है। बिल्कुल वही वाली बात कि ये आलमी साख पे एक सवालिया निशान बन जाती है चीज़। भीख मांगना, जाली दस्तावेज़ात, गैर कानूनी तरीक़ों से बैरून मुल्क जाने की कोशिश, इसने पाकिस्तान को एक बार फिर शर्मिंदा किया है। DGFIA ने यह इंकशाफ किया है कि मुख्तलिफ ममालिक से 60,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर डिपोर्ट किया जा चुका है। 60,000 से ज़्यादा, दैट इज़ अ ह्यूज नंबर। और सिर्फ रवां साल की अगर हम बात करते हैं तो 51,000 अफराद को एयरपोर्ट्स पर ओवरफ्लोड किया गया है। अदाद शुमार चौंका देने वाले हैं। वाइल वी आर सेइंग इट, मैं सोच रही हूँ इतना ह्यूज नंबर कैसे हुआ, लेकिन साल 2000 अगर हम बात करें इसी साल की तो 24,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब से, और फिर इसका ज़रा मज़ीद ब्रेक डाउन करें तो 6,000 दुबई से, 2,500 आज़रबाईजान से भीख मांगने पर उनको डेपुटेशन का सामना करना पड़ा। और ये सिर्फ कानून शिकनी नहीं है बल्कि कौमी वक़ार के साथ भी आप खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। लोग आपके मुल्क के बारे में एक परसेप्शन बिल्ड है कि इस मुल्क से आने वाले लोग शायद ये कारोबार करते हैं कि यहाँ पर आकर ये भीख मांगेंगे, कोई जिम्मेदार जॉब नहीं करेंगे, इसलिए ऐसे लोगों को हमारे मुल्क में नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारे ऊपर बोझ बन जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम वो कौम जो खुददार कहते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स जो कि बाहर ममालिक में, यही गल्फ़ में ऐसे हुए, कोई ड्राइवर है उसको पैसे मिले, उसने वापस किया और वहाँ की इंतज़ामिया ने उसके बुला के और उसको अप्रिशिएट किया। हमने वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र कैसे कर लिया, इस सब पे ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात सुमेरा फ़ारूक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का वहाँ जाना इस काम के लिए, और मैंने एक छोटी सी कंपैरिजन ड्रॉ की कि भाई हम तो खुददार कौम हैं, हम तो गयूर कौम हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, और अगर कोई इस तरह की चीज़ हो जाए, किसी का कोई माल छोड़ा हुआ मिल जाए, वी रिटर्न इट। वहाँ से लेके ये नंबर्स स्टैगरिंग, व्हाट इज़ द माइंडसेट बिहाइंड इट?
देखिए, अभी अगर आप देखें तो सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव हुआ हुआ है और अब हर किसी के पास फ़ोन है, तो लोग नए नए तरीक़ों से जो है वो भीख मांगने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब अगर आपको डिजिटल बेगिंग का पता हो तो आपके इनबॉक्स में एक मैसेज आएगा कि मेरी दोस्त जो है वो बीमार है, मेरी अम्मी बीमार है, इस तरह के जो मैसेजेस आते हैं, तो लोग इवॉल्व कर रहे हैं। तो पहले जो तरीका होता था कि दरवाज़ा खटका के भीख मांगने का, तो वो अब जो है इंटरनेशनली बढ़ता चला जा रहा है और लोग ये जानते हैं कि बाहर के लोगों की देने की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप बाहर जाएं और आपको ज़ाहिर है पाक रुपीज़ में कोई कमा रहा है और रियाल्स में कोई कमा रहा है, तो उसमें फ़र्क होता है। तो ये माइंडसेट जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा की तलाश, एंड दिस इज़ इम्प्रूव्ड वे ऑफ बैगिंग हम कहेंगे, तो ये माइंडसेट है पीछे। पर हमें तो अपने मुल्क से करनी थी ना, क्या ये जो एक सेंटिमेंट है, लेट्स से हमारे मुल्क में ये होता है कि एक तो हमारे रिलीजियस प्रायोरिटीज़ हैं कि अगर किसी को मदद है तो आप खैरात कर दें, उसकी मदद कर दें। लोग सफ़र पर जाने से पहले अक्सर पैसे दे देते हैं, लोग कोई नया काम शुरू करने से पहले खैरात निकाल लेते हैं। मजहबी तौर पर ये इस तरह से कि जो नीडी हैं आप उनकी मदद कर दें। अब उस नीडी में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो नीडी कब हमारी सड़क पर हमें मिल जाता है, कब हमारी गाड़ी के पास आ जाता है, कब हमारे रोड के बाहर हो जाता है। अब ये नीडी टिकट खरीद कर दूसरे मुल्क जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी नीड बताते हैं कि जी हम तो आए थे कमाने, हमें नौकरी नहीं मिल रही, अब हमें पैसे दे दें। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीसरी दफ़ा कोई जाके शिकायत करता है, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू ना, उनको नहीं आदत है। वहाँ पर बेगर्स नहीं होते, वहाँ पे भीख लोग नहीं मांग रहे होते। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दाग है कि जहाँ बहुत सारी चीज़ें और गलत हो रही हैं, ये लोग जाते हैं वहाँ जाके भीख मांगते हैं जहाँ पर ये माहौल भी नहीं है। बिल्कुल। तो आप ये देखिए, साइकिलिंग है, एक साइकिल में चल रही हैं चीज़ें। साइकिल में क्या है कि एक इंसान ने भीख मांगनी शुरू की, उसकी कंडीशनिंग हो गई। अब उसको ये लगता है कि उसको लग रहा है कि ये आदत है, मतलब हम अगर इसको इस तरीके से देखें कि ये उसके लिए रूटीन बन गया है, उसको इसके लिए मेहनत नहीं करनी और उसने अपने स्किल्स डेवलप कर लिए हैं कि किस किस तरीके से भीख मांगनी है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और उस चीज़ को देखते हुए, और क्योंकि अब सोशल मीडिया में दिखाया जाता है, आप देखें कि अभी अब वीडियोज़ आ रही होती हैं जिसमें लोग जो हैं वो मशीन्स लेके उसके अंदर अपने डायरेक्ट अकाउंट में डिपॉजिट तक भी करा रहे हैं। तो ये जो एवोल्यूशन हो रही है ना, ये सारा उसका पार्ट है। एंड एट द सेम टाइम ये कंडीशनिंग ही बात है। जो शख्स एक दफ़ा भीख मांगने में लग गया तो उन्हें ये इजी मनी लगता है। हालांकि देखा जाए तो ये लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, रोड के ऊपर है, लेकिन वो अच्छे तरीके से पूरे दिन में खड़े रहना, गर्मी होती है, सारी चीज़ें। इसमें एक ये भी चीज़ है कि चले इजी मनी है या फिर ये कर रहे हैं, बट ये ऐसा नहीं हो सकता कि किसी माफिया के बगैर ये काम करें और इनकी बाज़ाब्ता। अब देखें ना, जैसे सादिया ने कहा कि अपने आप को मजबूर दिखा के बताना, तो ये ज़्यादा, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस, बट ये ज़्यादा माहिर है नफ्सियात में रादर देन अदर पीपल। बिल्कुल। ये देखिए, आप हॉस्पिटल्स के बाहर आपको मिलेंगे, आपको ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ इंसान परेशान है। सबसे ज़्यादा रमज़ान में लोगों को देने होते हैं पैसे, तो उसके पास आपको लगेगा कि एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा लोग आ गए। तो ये जो सिचुएशन है, प्लस आप ये जो बात कर रही हैं कि टिकट लेके बाहर जा रहे हैं, इनकी कैपेसिटी नहीं है खुद से टिकट लेके बाहर जाने की। ये देयर इज़ अ होल सिस्टम बिहाइंड इट जो कि इनको जो है बता रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या करनी है, वीज़ा किस तरह लगेगा, टिकट कैसे लेना है और पासपोर्ट कैसे बनेगा। तो बहुत सारे लोगों को, हम एक रिपोर्ट पढ़े थे, उसमें बहुत सारे लोग डोमेस्टिक वर्कर्स बन के जाते हैं बाहर, कि किसी के मेड हैं या घर के चौकीदार बन के जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके भी वो जो है वो इस तरह की बैगिंग करना शुरू कर देते हैं। राइट। अच्छा, अब मुझे ये समझना है कि इसमें हमारी नफ्सियात का कसूर है कि हम इनको पे कर देते हैं जहाँ से ये इनकरेज होते हैं, या इनकी नफ्सियात किसी डिफरेंट वे में परफॉर्म कर रही होती है कि ये लोग भीख मांगते रहते हैं। इसको आप इस तरह देखें कि उनका स्किल है। अब क्योंकि वो रोड पे हैं, तो आप स्ट्रीट स्मार्ट का जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, हमें लगता है कि सिर्फ कॉर्पोरेट में ही वो स्ट्रीट स्मार्ट यूज़ हो रहा है, लेकिन ये असली में स्ट्रीट स्मार्ट है। ये लोगों के एक्सप्रेशंस देखते हैं, उनको ये भी पता होता है कि आप भीख देंगी या नहीं देंगी, अगली गाड़ी से भीख मिलेगी या नहीं मिलेगी, और उसके बाद कर्सिंग शुरू हो जाती है अगर आप नहीं दें। तो ये जो सारी सिचुएशन, और हमें डराया जाता है कि भाई इनकी बद्दुआ नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं लेनी है, लेकिन एट द सेम टाइम कोई डिसेंट वे नहीं है इनको मना करने का, प्लस अथॉरिटीज़ भी उनको रिमूव नहीं करती। यानी कि अगर वो आपकी गाड़ी डैमेज कर देते हैं, आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। तो अगर आप ये देखें तो ये इस तरह की सिचुएशन हम देखते रहते हैं, और हमारी एज अ नेशन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है, भाई मैंने सदका दे दिया, मेरा काम हो गया पूरा। लेकिन मैं किसी को सिखाऊंगी नहीं कि ये काम इस तरीके से करें, तो आप जो है बेहतर, आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बात यह है सुमैरा साहबा कि आगे तो रमज़ान आ रहा है, बिल्कुल एक कैंपेन होती हैं, एंटी ड्राइव कैंपेन और ये सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद दोबारा चीज़ें रहती है। वेल, थैंक यू सो मच सुमैरा साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो।
तो जनाब जैसे मैंने कहा कि ये वाली जो चीज़ है, और साथ ही जस्ट अ पर्सनल एक्सपीरियंस, यहाँ डिफेंस में सेंट्रल लाइब्रेरी जो हुआ करती थी, वहाँ पे बाज़ाब्ता बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं कि जी आप ना दें किसी को, ठीक है। मेरे ख्याल से इस चीज़ के बजाय कि हम कोई चीज़ हो जाए, हमारे लोग बाहर चले जाएं और ये काम कर लें और उसके बाद फिर हम उन पे कार्रवाई करें, why not have a systematic serious drive इन लोगों के अगेंस्ट, और लोगों को भी, जो आम आदमी है उनको भी एजुकेट करें, भाई ये जन्नत की कुंजी नहीं है। हमें ये पता चल गया है कि ये लोग एक स्किल के तहत कमाई कर रहे हैं एंड वी डोंट हैव टू पे देम। वेल, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी हो गया है खत्म। वी विल सी यू टुमारो, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।